हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और आप अपनी पढ़ाई वक्त पे कर रहे हैं। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। देखिए हमारी इनऑर्गेनिक में हमने इससे पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट एक बेसिक टॉपिक डिस्कस किया था। स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किया था। आज हम क्या करने वाले हैं, एक और टॉपिक पे ऊपर बात करने वाले हैं जो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिएगा, हम आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझते हैं या ये समझते हैं कि किस तरीके से आयोनाइजेशन एनर्जी को पढ़ाया जाता है और क्या क्या इसके एप्लीकेशंस रहते हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपने बहुत सारे सर्कुलर पाथ बना रखे हैं, 1 2 3, और आखिरी शेल में दिखा रहा हूँ और एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप जानते हैं कि न्यूक्लियस ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, अपनी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, बहुत टाइटली एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है इसके ऊपर। अब ध्यान रखिएगा, आप जानते हैं कि अगर मुझे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की पकड़ से निकालना है तो एक बात समझ लीजिए, हमें क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे न्यूक्लियस की पकड़ से इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो हमें बाहर से कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी जब मैं इस एटम को दूंगा तो वो एनर्जी देने के बाद ये न्यूक्लियस आखिरी शेल का इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। ये कुछ इस तरीके से है जैसे मान लो आप शॉप में गए और मैं कहता हूँ कि शॉपकीपर आपका न्यूक्लियस है और उसके शॉपकीपर के सामने या उसके पास जो चीज़ें रखी होती है, जो आर्टिकल वो बेचता है, वो उसके लिए इलेक्ट्रॉन है और आप वहाँ जा रहे हो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, और आपके लिए एनर्जी जो है वो मनी है, मतलब जो पैसा आप वहाँ देने जा रहे हो वो आपका मनी की तरह, वो एनर्जी की तरह काम करने वाला है। अब अगर मान लीजिए शॉपकीपर ने आपको कुछ चीज़ खरीदनी है और उसका प्राइस मान लीजिए 1000 रुपीज़ है, मतलब शॉपकीपर 1000 रुपीज़ में उसे बेचेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 रुपीज़ उस आर्टिकल के लिए शॉपकीपर को देने पड़ेंगे, जिससे आप 1000 रुपीज़ दोगे तो आपको वो आर्टिकल मिल जाएगा। इसका मतलब आपने एनर्जी दिया और आपको इलेक्ट्रॉन मिला, आपने पैसे दिए और आर्टिकल मिला। इस तरीके से न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ने भी तो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा हुआ है, अगर आप इसे एनर्जी दोगे तब ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। अच्छा, अब आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है। देखो एनर्जी तो आप बहुत दे सकते हो, उसे 200 300 400 600 जूल कितनी भी आप दे सकते हो, लेकिन कितने पर ये छोड़ रहा है उसी को हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। जितनी मिनिमम एनर्जी पर ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। जैसे शॉपकीपर की बात कर लें, उस आर्टिकल का प्राइस 1000 रुपीज़ है, शॉपकीपर ने ये डिसाइड कर रखा है कि मिनिमम 1000 रुपीज़ में मैं इसे बेचूंगा। इससे ऊपर अगर आप उसे 5000 दोगे तब तो वो दे ही देगा आपको, 2000 में भी दे देगा, 3000 में भी दे देगा, लेकिन क्या वो 999 में देगा? नहीं देगा। क्या वो 900 रुपये में देगा? नहीं देगा। कब देगा? जब आप उसे एग्जैक्टली 1000 रुपीज़ दोगे। तो ध्यान रखिएगा, उस आर्टिकल की मिनिमम प्राइस कितनी है? 1000 रुपीज़ है, इतने पर ही वो बेचेगा। इससे ऊपर वो बेच सकता है बट इससे नीचे वो नहीं देगा। तो ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत सारी एनर्जीज पर ही निकल सकता है, लेकिन एक मिनिमम एनर्जी चेक करनी है आपको जिस पर ये इलेक्ट्रॉन देगा। जस्ट सपोज मान लेता हूँ कि 500 किलो जूल पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो ये 499 पर नहीं निकलेगा, तो और 501 पे भी निकल जाएगा। बट आपके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कौन सी वाली होगी? 500 वाली, जो मिनिमम वाली है वो आपके लिए आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन किस तरीके से आती है कि किसी भी एटम को दी जाने वाली वो एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी, किसी भी एटम को दी जाने वाली वो मिनिमम एनर्जी जिस पर या जितने एनर्जी देने पर वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा वैलेंस शेल से, इसे हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, आप नोट करिएगा। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove outermost electron of an isolated, एक वर्ड यूज कर रहा हूं यहां पर मैं, isolated gaseous atom
गैसियस एटम। एक बात ध्यान रखिएगा, आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अगर मान लीजिए जो भी आपका एटम है उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो सॉलिड स्टेट में नहीं होना चाहिए, सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सबसे पहले आपको इसे सब्लिमेशन एनर्जी देने के बाद सबसे पहले आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा गैस स्टेट में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे? सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना होता है आपको निकालना होता है गैसियस स्टेट में से। आप गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और नॉर्मल गैसियस स्टेट में से नहीं, आप निकालेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम स्टेट से। तो ध्यान रखिएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि किसी भी एटम को दिए जाने वाली वो मिनिमम एनर्जी जिस पर कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। कहां से लूज करता है? वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, आप इसे नोट करेंगे, नोट कर लिया होगा, ऐसे इरेज कर दे रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर थोड़ी सी और। देखो, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज की बात कर रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं? सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक एलिमेंट है, वो गैस स्टेट में है, आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका M पॉजिटिव गैस स्टेट में। यहां से यहां लाने के लिए आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो यहां से यहां कन्वर्जन करने के लिए जो एनर्जी आपने इसे दी होगी वो लेट IE फर्स्ट होती है। चलो उसके बाद ये आपका जो कैटायनिक स्टेट है, आप बोल रहे हैं कि सेकेंडली अब इस कैटायनिक स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, तो इस कैटायनिक स्टेट से M+ स्टेट से इलेक्ट्रॉन निकालने पर ये M2+ गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप कैटायनिक स्टेट वाले को एक एनर्जी दोगे, मतलब और एनर्जी दोगे, उससे वो M2+ स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन और बाहर निकल जाएगा और इस पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आप इन्वेस्ट करेंगे वो IE2 होगी। अब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का सीक्वेंस ये होता है कि जो आपकी बाद वाली आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, मतलब इस केस में जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो फर्स्ट वाली आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा होगी। मतलब सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज आर जनरली हायर देन प्रीवियस आयोनाइजेशन एनर्जीज। वेरी सिंपल, देखिए कहने का मतलब ये है, अब ऐसा क्यों हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब बाद वाला इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू पहला वाला इलेक्ट्रॉन। ये M और M+ में जल्दी इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन लूज करने में थोड़ा वक्त लगाएगा। ऐसा क्यों होगा? बहुत इजी है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद M+ में कन्वर्ट हो गया। जैसे सपोज ये सोडियम था और ये सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये यहां पर सोडियम है और सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब देखो वेरी सिंपल, एक यहां पर सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सोडियम के पास 11 प्रोटॉन्स होते हैं, मतलब 11 प्रोटॉन ने मिलकर के 11 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया है। बट एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद अब सोडियम प्लस के पास क्या बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब यहाँ पर 11 प्रोटॉन, वही सेम 11 प्रोटॉन्स अब सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं, तो साइज थोड़ा श्रिंक करेगा। और साइज अगर श्रिंक करेगा इसका मतलब न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी वैलेंस शेल में बहुत ज़्यादा अप्रोच है, मतलब वो उसने आखिरी के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा टाइटली होल्ड किया है। तो अगर टाइटली होल्ड किया है या न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी शेल में ज़्यादा अच्छी है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए डिफिकल्ट होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है, मतलब ज़्यादा एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो वेरी सिंपल, इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, जो बाद की आयोनाइजेशन एनर्जीज होती हैं, वो पहली वाली से ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के लिए हमने सोडियम और सोडियम प्लस ले लिया, क्योंकि सोडियम प्लस में साइज छोटा हो जाता है इलेक्ट्रॉन के निकलने से, इसीलिए न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी वैलेंस शेल पर ज़्यादा हो जाती है और अप्रोच के बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। तो ये था आपका सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। चलिए फटाफट से इसको भी आप नोट कर लेंगे, आगे बात करते हैं। इसके बाद अगला फटाफट से आयोनाइजेशन एनर्जी में हम वो फैक्टर्स पे डील करने वाले हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। तो ये लिखेंगे फैक्टर इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, वो आयोनाइजेशन एनर्जी जिनकी, वो फैक्टर्स जिनके ऊपर आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। सबसे पहला एटॉमिक साइज,
सबसे फर्स्ट एटॉमिक साइज, इसको मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए एटॉमिक साइज क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके केस में ये है पहला, और दूसरा केस ये है जिसमें 3 शेल हैं। अब देखिए इसमें 2 शेल हैं या साइज छोटा है, तो न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर दूरी नहीं ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी शेल पर ज़्यादा अच्छी होगी। अगर अप्रोच अच्छी है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इस केस में क्योंकि शेल ज़्यादा है तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के बीच की दूरी दैट इज एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है, और अगर एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन छीनना आपके लिए थोड़ा सा आसान है। तो साइज अगर छोटा होगा तो न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी शेल पे ज़्यादा अच्छी होगी और इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हाई रहेगी। अगर साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी शेल पे कम होगी, और अगर न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी शेल पे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए ईजी रहेगा, दैट इज लो आयोनाइजेशन एनर्जी। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो न्यूक्लियस की अप्रोच कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। तो एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, इसका मतलब इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस के ऊपर। जितना रेडियस बढ़ेगा उतना साइज बढ़ेगा, और जितना साइज बढ़ेगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। वेरी सिंपल, ठीक है। इसके साथ साथ पहला ये इफेक्ट था। दूसरा सेकेंड इफेक्ट हम बात कर लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड स्टार, जिसे हमने जेड इफेक्टिव भी कहा था। तो जेड स्टार या जेड इफेक्टिव के बढ़ने घटने से क्या होता है मैं थोड़ा बता दूं। अगर जेड स्टार बढ़ेगा, जेड स्टार बढ़ने का मतलब न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी शेल पे बढ़ गई है, और अगर न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी शेल पर बढ़ गई है तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। जितना जेड स्टार बढ़ाओगे, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे, उतना आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ाओगे उतना आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस की अप्रोच बढ़ जाती है आखिरी शेल पर जैसे ही आप जेड स्टार बढ़ाते हो। ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए। फिर पॉइंट नंबर 3 लिख रहे हैं, हमने जेड स्टार कर लिया, हमने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कर लिया। हम थर्ड करते हैं, थर्ड है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कर लेते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने से क्या होने वाला है, देखिएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कांस्टेंट के बढ़ने से क्या होता है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में मैं कहता हूं कि आपके पास 3 शेल है, और इस वाले केस में हम कहते हैं कि आपके पास ज़्यादा शेल है। ज़्यादा शेल होने का मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होना। अब देखो, इस केस में न्यूक्लियस और आखिरी शेल के बीच में 2 अलग अलग शेल्स आ रहे हैं, बट इस वाले केस में न्यूक्लियस और आखिरी इलेक्ट्रॉन के बीच में 3 शेल्स आ रहे हैं। तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस केस में आएंगे बीच में। इसका मतलब जब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बीच में, न्यूक्लियस और आखिरी शेल के बीच में अगर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो न्यूक्लियस और आखिरी शेल के बीच की अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी शेल में कम हो जाएगी। इसका मतलब स्क्रीनिंग अगर बहुत ज़्यादा है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनर कोर इलेक्ट्रॉन्स अगर बहुत ज़्यादा हैं, स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा है, तो न्यूक्लियस की अप्रोच बहुत कम हो जाती है। और न्यूक्लियस की अप्रोच अगर बहुत कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसका मतलब वेरी सिंपल, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बढ़ने से न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी शेल पे कम हो जाती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है। तो हम कह सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी और स्क्रीनिंग इफेक्ट का इन्वर्स रिलेशन है। थर्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट भी हो गया। अब लास्ट कर रहे हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज होती है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे अगर आप नाइट्रोजन से निकालोगे, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 होता है। हाँ, और अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4 होता है। नाइट्रोजन के आप p3 से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, फटाफट से देखिए, नाइट्रोजन के p3 से निकाल रहे हैं, और ऑक्सीजन के p4 से इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हैं।
नाइट्रोजन के P3 से आप निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन के P4 से आप निकाल रहे हैं। अगर इन दोनों में देखा जाए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में साइज ऑक्सीजन का ज़्यादा छोटा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा राइट में लाई करता है पीरियोडिक टेबल में। ऑक्सीजन का साइज छोटा है, नाइट्रोजन का साइज थोड़ा सा बड़ा है, या ऑक्सीजन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तो टेक्निकली देखा जाए तो जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होता है। तो टेक्निकली ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से ज़्यादा होनी चाहिए। बट एक्सेप्शनली क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन। मतलब होता क्या है, नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो आप P3 से और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो P4 से। और एक्सेप्शनली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, देखो बिल्कुल सिमेट्री है इसमें, सारे एक जैसे हैं ना, तो सिमेट्री की वजह से क्या होता है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रेस्ट ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। मतलब P3, P1, P2, P4, P5 इनसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। P6 की बात नहीं कर रहा हूँ, बट P1, P2, P1, P2, P4, P5 इनसे ज़्यादा स्टेबल होंगे। इसीलिए नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन निकालना कंपैरेटिवली ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब जितना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मोर द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, more the stable electronic configuration, more will be the ionization energy। जितना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा उतनी आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेबल ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, चलिए लास्ट बात कर लेते हैं, फैक्टर्स हमने डिस्कस कर लिए। अब फटाफट से पीरियोडिक वेरिएशन की बात कर लेते हैं या पीरियोडिसिटी की बात कर लेते हैं। मतलब पीरियोडिसिटी में दो चीज़ें आपको देखनी पड़ती थी बेटा, एक था अलोंग द पीरियड, मतलब आपको लेफ्ट से राइट देखना पड़ेगा जब आप अलोंग द पीरियड बात करेंगे। देखो अलोंग द पीरियड हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। अब लेफ्ट से राइट बढ़ती है घटती है वो चेक करते हैं। लेफ्ट से राइट साइज घटता है या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ रहा है लेफ्ट से राइट, क्या हो रहा है, जेड स्टार लेफ्ट से राइट इंक्रीज कर रहा है। जेड स्टार अगर इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा, और एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज करेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो बहुत सिंपल टर्म्स में समझ लिया हमने कि लेफ्ट से राइट जेड स्टार बढ़ता है, जेड स्टार के बढ़ने की वजह से एटॉमिक रेडियस घटता है, और एटॉमिक रेडियस घटता है इसीलिए लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो जब आप अलोंग द पीरियड बढ़ रहे हो लेफ्ट से राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है बेटा। ठीक है, चलिए इसी में हम समझ लेते हैं सेकंड वाला डाउन द ग्रुप। इसी में डाउन द ग्रुप की ग्रुप जब आप ऊपर से नीचे जाओगे तो डाउन द ग्रुप क्या होने वाला है, डाउन द ग्रुप कैसे वेरिएशन आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी का। अब ऊपर से नीचे नहीं देख रहे हैं, अब डाउन द ग्रुप देख रहे हैं। देखिए अगर डाउन द ग्रुप बात करें तो ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस, ऊपर से नीचे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है क्योंकि शेल नंबर बढ़ रहे हैं। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी शेल में कम हो जाएगी। अगर न्यूक्लियस की अप्रोच आखिरी शेल में कम हो जाएगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम हो जाएगी। इसीलिए डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है, लेफ्ट से राइट इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। तो ये था आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर हमारा टॉपिक। हमने आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत जल्दी में सारा कुछ कवर करने की कोशिश की है। डेफिनेशन मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ, फंडामेंटल जो मतलब जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था आयोनाइजेशन एनर्जी वो छोड़ के जा रहा हूँ, और पीरियोडिक वेरिएशन भी आपको करा रहे हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना आप शेयर कर सकते हैं बेटा उतना शेयर करिए। जिसको भी बच्चे को आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी या वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा होगा, होप इस वीडियो को देख करके वो अपनी चीज़ें अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर लें। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल पे आने के लिए और हमारी वीडियो कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद।